नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे, आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। तो आइए देखें, यहां लिखा गया बहुत सुंदर सी चार लाइनें। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलती जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मतलब अगर आपने अपना आत्मविश्वास कमजोर कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। अगर आपने मन में ठान लिया कि यह जो आने वाली परीक्षा है उस परीक्षा में एक सीट हम सुनिश्चित करके ही रहेंगे, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए तथा अपने फीडबैक को कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। आए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें, यहां पहला प्रश्न आपका दिया गया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विकल्प पहला दिया गया 12 मई, दूसरा दिया गया 11 मई, तीसरा दिया गया है 5 मई और चौथा विकल्प दिया गया है 22 मई। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई 1820 ईस्वी में इटली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब साथ ही साथ यहां आपको याद रखना है लेडी विद द लैंप, लेडी विथ द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइटिंगेल फ्लोरेंस को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यही 11 मई के बारे में मित्रों, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें यही आपके 22 मई को, तो विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल फिलहाल में कुछ जो दिवस हैं जिनके नए मनाए जाने की अनुशंसा की गई है, वहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस। अगर हम बात करें यहीं पर 27 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो प्रोटीन दिवस के रूप में 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें यही 16 जनवरी के बारे में, तो स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है, स्टार्टअप दिवस। और अगर हम बात करें 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई। बात करें 26 दिसंबर की, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई। 14 अगस्त के बारे में बात करें, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ये दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बने हैं, तो यहां से ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। आइए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा टमाटर फ्लू क्या है, इसका संबंध किस राज्य से है? अब यहां पहला दिया गया है तमिलनाडु, दूसरा दिया गया केरल, तीसरा दिया गया मध्य प्रदेश, चौथा दिया गया कर्नाटक। तो यहां आपको ध्यान रखना है टमाटर फ्लू नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें जैसे टमाटर जैसे कुछ गुण दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ना ही ये वनस्पति का कोई रोग है, ये मनुष्यों में पाए जाने वाला रोग है जिसका संबंध केरल राज्य से है। और ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें 5 वर्ष से कम 5 वर्ष के बच्चों
को शरीर पर लाल रंग के धब्बे या छाले पड़ना, उल्टी दस्त का होना और साथ ही साथ बुखार का आना इसका लक्षण है, और उनके शरीर पे टमाटर जैसे लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं, इसी कारण इसको टमाटर फ्लू का नाम दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है मित्रों मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंकी पॉक्स का संबंध किस देश से है और यह किस प्रकार की बीमारी है। तो यह जूनोटिक प्रकार की बीमारी है, और जूनोटिक प्रकार का आशय क्या होता है, जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक प्रकार की बीमारी कहते हैं। अब यहीं पर वायरस से एक प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है। और मंकी पॉक्स सबसे पहले नाइजीरिया में देखा गया, और हाल फिलहाल के दिनों में इसे यूनाइटेड किंगडम या यूके में इसका पहला केस पाया गया है। अब यहीं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी जो आपको याद रखना है। हाल ही में मध्य प्रदेश सबसे पहले मध्य प्रदेश, अब कर्नाटक राज्य में निमोनिया के उन्मूलन के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, तो सांस प्रोग्राम का आशय किससे है, तो निमोनिया के रोकथाम से है, और इसको प्रारंभ किसने किया था, मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया था। अब इस समय कौन कर रहा है काम इस पे, तो कर्नाटक राज्य कर रहा है। साथ ही साथ आपसे एक प्रश्न और भी पूछा गया है, एलिसा टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, तो एड्स बीमारी से संबंधित है एलिसा टेस्ट। अगर हम बात कर लें यहीं पोलियो का किसके द्वारा खोजा गया, तो जॉन साल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोजा गया। जबकि चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, और विगत परीक्षाओं में बीमारी और रोग से संबंधित प्रश्न जब भी बने हैं तो यहां से ये प्रश्न आए हुए हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश को वर्ष 2022-24 एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो यहां पहले विकल्प आपके दिए गए मालदीव, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा दिया गया भारत और चौथा दिया गया फिलीपींस। तो यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, भारत को 2022 से 2024 तक के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहां पर हम अगर बात करें एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था। इसकी बैठक कहां बुलाई जाती है मित्रों, यह भी अति आवश्यक है, तो इसकी बैठक जो है मनीला में बुलाई जाती है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। आपसे प्रश्न पूछा भी गया, चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। अगर हम बात करें भारत का कौन सा आयोग है जो इसका संस्थापक सदस्य के रूप में है, तो भारत का निर्वाचन आयोग एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के संस्थापक सदस्यों में एक है। अब यहीं से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के परिप्रेक्ष्य में बना है, राज्य व्यवस्था में निर्वाचन किस भाग में है, भाग 15 में है। अगर हम बात करें यहां पर कि किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो वर्णन इसका 324 से 327 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। अगर हम बात करें भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम सुकुमार सेन था। साथ ही साथ वर्तमान में कौन है, तो सुशील चंद्रा जी जो हैं, सुशील चंद्रा जी ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अगर हम यही बात कर लें मालदीव के बारे में दोस्तों, तो मालदीव की राजधानी माले है और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है, जबकि सबसे बड़ा देश के रूप में रूस है। अगर हम बात करें सऊदी अरब के बारे में, तो सऊदी अरब जो है यहाँ पर दस्त-ए-लुट और दस्त-ए-काबिर नामक मरुस्थल है। अगर हम ये बात करें फिलीपींस के बारे में, तो इसकी राजधानी मनीला है।
आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना का प्रारंभ किया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया गया तमिलनाडु, तीसरा दिया गया छत्तीसगढ़, चौथा दिया गया मध्य प्रदेश। यहां जो सही विकल्प आपका होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया और 2 मई से 12 मई तक मध्य प्रदेश में लाडली उत्सव सप्ताह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। अब यहां मित्रों ये जानना है कि लाडली उत्सव का उद्देश्य क्या है। तो मध्य प्रदेश में बच्चियों के या बालिकाओं के जन्म से लेकर पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इस लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दिए जाने की अनुशंसा की गई है। अगर हम इसी के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों में देखें कि बालिकाओं की शिक्षा और उनमें सुधार के लिए कुछ योजनाएं जो चल रही हैं, उन कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। अगर हम बात करें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कहां से प्रारंभ किया गया? तो हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ किया गया था। अगर हम यही बात कर ले छत्तीसगढ़ से दोस्तों, तो मातृ कौशल्या योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो छत्तीसगढ़ से है। दूसरे बच्ची के जन्म पे 5,000 रुपए का अनुदान राशि सरकार के द्वारा प्रदान किया जाना इसका उद्देश्य है। अब यहीं पे अगर हम बात करें कुछ लिंगानुपात से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, अगर भारत का लिंगानुपात पूछा जाए तो 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य का है। और अगर हम यही उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें मित्रों, तो यहाँ का लिंगानुपात 912 है। और एक शब्द और भी आपको याद रखना है, बाल लिंगानुपात, यह 902 है। ये विगत परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और कंफ्यूजन के कारण गलत होने की संभावना ना हो, इसी कारण ये प्रश्न यहाँ पर आपको पुनः बता दिए गए हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में कामी रीता शेरपा चर्चा में हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो देखिए, पहला दिया गया चीन, दूसरा दिया गया नेपाल, तीसरा दिया गया भारत, चौथा दिया गया श्रीलंका। तो कामी रीता शेरपा का संबंध विकल्प के जो सही आंसर आपका होगा ये बी होगा, नेपाल से। ये पर्वतारोही हैं और इन्होंने अपना पर्वतारोही के रूप में सबसे पहले 1994 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई किया था। और लगातार विश्व में सर्वाधिक बार, लगभग हर साल 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले विश्व के इकलौते पर्वतारोही हैं, जिनका नाम कामी रीता शेरपा है। अगर हम यही कुछ हाल फिलहाल में चर्चा में रहे प्रियंका के बारे में जाने, तो विश्व के 5 सर्वोत्तम या विश्व के 5 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर चढ़ने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन सी है या विश्व की एकमात्र महिला कौन सी है? तो वो प्रियंका मोइते हैं। अब यहीं पे विश्व में जो 7 महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों से संबंधित सर्वोच्च शिखर के बारे में अगर हम देखें, जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है, अगर हम बात करें विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। अगर हम यही बात कर लें एशिया के बारे में, तो इसका भी माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि नेपाल एशिया महाद्वीप में है। माउंट एवरेस्ट है। अगर हम अफ्रीका की बात करें, माउंट किलिमंजारो है। अगर हम बात करें यही यूरोप के बारे में,
तो यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो माउंट कोसिस्को, माउंट कोसिस्को जो है ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका की, और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की, तो उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, या इसी का नाम माउंट देनाली, माउंट देनाली है। और अगर हम बात करें यहां पर दक्षिणी अमेरिका का, तो माउंट एकांका, एकांका गुआ, एकांका, एकांका गुआ है। और अंटार्कटिका की माउंट विल्सन, माउंट विल्सन, माउंट विल्सन है। एक बार पुनः हम लोग इसको देख लें। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, एशिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस है, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसिस्को है, और उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, जबकि दक्षिणी अमेरिका का माउंट एकांकागुआ और अंटार्कटिका का जो है आपका माउंट विल्सन। ये प्रश्न आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद ही रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा सौर क्षमता पार करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? तो यहां पहला दिया गया कर्नाटक, दूसरा दिया गया तमिलनाडु, तीसरा दिया गया राजस्थान, चौथा दिया गया केरल। तो यहां सही विकल्प जो आपका है विकल्प नंबर सी है राजस्थान। राजस्थान 10 गीगावाट 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य है। इससे पहले कौन सा राज्य था? तो इससे पहले कर्नाटक राज्य जो था वो सौर ऊर्जा में आगे था। अब यहीं पर अगर हम कुछ बात कर लें राजस्थान राज्य से संबंधित, जो कि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजस्थान ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। इसका स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ पीस कहां स्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। अगर हम बात करें चिरंजीवी योजना और बोल्ड योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो राजस्थान राज्य से है। अगर हम बात कर लें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विगत वर्ष में यह प्रश्न पूछा भी गया था, तो वो सांभर झील है। और सांभर झील कहां पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध राजस्थान राज्य से संबंधित है। पिंक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, वह पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। आइए इसी क्रम में हम अगला देख लें। हाल ही में पुलित्जर अवार्ड 2022 की घोषणा किया गया। इसमें यह सम्मान किसे प्राप्त नहीं किया गया? पहला दिया गया है अमित दवे, साथ ही साथ दूसरा दिया गया है सना इरशाद मट्टू, तीसरा दिया गया है अदनान आबिदी, और चौथा दिया गया है एम्बर ब्रेकन। तो यहां पर सही विकल्प जो होगा विकल्प नंबर डी है। एम्बर ब्रेकन को यह पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये एम्बर ब्रेकन को चुना गया है। और इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों, ये अमित दवे, सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और दानिश सिद्दीकी, ये 4 लोगों को पुलित्जर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दानिश सिद्दीकी को पहले 2018 में रोहिंग्या शरणार्थियों के फोटो के लिए
इनको यह पुरस्कार 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 2018 में भी सम्मानित किया गया था। और 2022 में कोविड काल के दौरान लिए गए फोटो के आधार पर इनको 2022 का पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये चारों भारतीय हैं, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको नाम याद रखना है, दानिश सिद्दीकी है, अमित दवे है, सना इरशाद है, अदनान आबिदी है। दानिश सिद्दीकी को ये दोबारा मिला है, पहले कब मिला था? 2018 में रोहिंग्या शरणार्थियों का चित्र लेने के लिए। अब की किस कार्य के लिए मिला है? कोविड काल के दौरान चित्रों के आधार पर। अगर हम यही बात कर लें अत्यंत महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित, तो व्यास सम्मान 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनकी कृति महाबली है और असगर वजाहत जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल का निर्माण कहां किया गया? तो पहला दिया गया है आपका चीन, दूसरा वियतनाम, तीसरा दिया गया है यूएई और चौथा दिया गया है जापान। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा, वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया। अब इसकी लंबाई कितनी है? 632 मीटर है, 632 मीटर है और ये कांच से निर्मित है। अब यहीं पे हम जाने वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। साथ ही साथ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को कौन सी रेखा अलग करती है? तो 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। अगर हम यही बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। AIIB बैंक का मुख्यालय कहां है? चीन में है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी हैं। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें यूएई से संबंधित, तो आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होप मिशन का संबंध किस देश से है? तो होप मिशन का संबंध यूएई से है और ये चंद्रमा का मिशन है। अगर हम बात करें यहीं पे जायद पदक का संबंध या जायद पदक किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यूएई का है। और हाल ही में ग्रे लिस्ट में FATF के द्वारा किसे डाला गया है? तो यूएई को डाला गया है। और अगर हम बात करें जापान के बारे में, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान 4 द्वीपों के आधार पे जाना जाता है। तो आपको यहां याद रखना होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीप हैं और इनमें सबसे बड़ा कौन है? होन्शु जो है सबसे बड़ा है। इसी पे जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन किया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया केरल, दूसरा दिया गया तमिलनाडु, तीसरा दिया गया आंध्र प्रदेश, चौथा दिया गया पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जो आंसर है विकल्प नंबर ए सही होगा, केरल। केरल राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन किया गया और भारत के सबसे पुराने उत्सवों में जाना जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव को। अगर हम यही बात कर ले केरल से संबंधित, तो केरल का जो नृत्य है ये कथकली है। साथ ही साथ मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का नृत्य है। केरल का एक प्रमुख त्योहार है जिसे ओणम त्योहार के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ केरल से संबंधित आपको एक महत्वपूर्ण घटना याद रखना है इतिहास से कि मोपला विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? जो कि 1921 में हुआ था। इसका संबंध केरल राज्य से है। सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो केरल के साइलेंट वैली या शांत घाटी में पाया जाता है। साथ ही साथ विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो अमेजन के जंगलों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम यही बात कर लें
आंध्र प्रदेश के बारे में, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों के साथ अपना नया नक्शा जारी किया। अब टोटल कितने हो गए हैं जिले? 26 जिले हो गए। और पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है? मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा भारत के पश्चिम बंगाल में है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में चर्चा में रहा राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर विचार करने की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा किया गया। यह आईपीसी की किस धारा में वर्णित है? यहां देखिए, पहला दिया गया 124, दूसरा दिया गया 124A और तीसरा दिया गया 143, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में बना है, तो इसका जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी होगा 124A। आईपीसी की धारा 124A में यह वर्णित है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अगर हम बात करें राजद्रोह क्या होता है या राजद्रोह का कैसे लागू होता है या कैसे लगाया जाता है, तो कुछ शर्तें हैं। राष्ट्रीय चिन्हों को, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना, या संविधान का अपमान करना, या राष्ट्र ध्वज का अपमान करना, राष्ट्रगान का अपमान करना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। और इसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर हम यही बात कर लें 124A से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहां वर्णित है? तो भारत में अनुच्छेद 124 से लेकर 127 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। साथ ही साथ ये राजद्रोह का जो कानून है, इस पे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की कमेटी के द्वारा इस पे पुनर्विचार की बात की गई है भारत सरकार के द्वारा। अब यहीं पे आपको यह जानना जरूरी है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो VN रमन्ना जी जो हैं, ये 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम यही बात करें अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति उस सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा। इसका उल्लेख कहां है? ले सकता है या लेगा, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 143 में है। साथ ही साथ ये बाध्यकारी नहीं है कि उसके सलाह को वो माने। इसी कारण इसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति के अनुशंसा या राष्ट्रपति की इच्छा पर है कि वह उसके सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। आप इसी क्रम में यहां पर जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है समाप्त हो रही है, और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, जिससे आप अपना 100% दे सकें। यहां 2 शब्द और भी लिखे गए हैं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को तो होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मतलब असफलताएं ही आपको सफलता तक ले जाएंगी। इन्हीं कम शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।